लोकसभा चुनावों के लिए वोटिंग का दौर शुरू हो चुका है। पिछले एक हफ्ते में इंडिया गठबंधन ने रणनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए कुछ मुद्दों पर एनडीए को घेरने में सफल साबित हुई है। क्या है वो मुद्दे जिन पर सरकार को सफाई देनी पड़ रही है? चलिए जानते हैं। सबसे पहला, आरक्षण खत्म करने वाली है सरकार। जी हाँ, विपक्ष इस बात का नैरेटिव सेट करने में सफल हुआ है कि सरकार आरक्षण खत्म करने वाली है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो तक जारी कर दिया गया। मामला इतना संवेदनशील हो गया कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ फर्जी वीडियो चलाने का मामला भी दर्ज हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर। गूगल में एक बार आरक्षण लिखिए तो पता चल जाएगा कि विपक्ष के नेता किस तरह नैरेटिव सेट कर रहे हैं। यदि सरकार वापस आएगी तो आरक्षण को खत्म कर देगी। कहीं आप नेता संजय सिंह, तेजस्वी यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे तमाम नेताओं ने इस दौर में ऐसे बयान दिए हैं जिसका अभिप्राय है कि बीजेपी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में आरक्षण को खत्म करने का मन बना रही है। दूसरी तरफ इस मुद्दे को बढ़ता देख स्वयं पीएम मोदी, अमित शाह आदि को बार बार बोलना पड़ रहा है कि देश में कोई भी सरकार आ जाए आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। पर बीजेपी जिस तरह इस मुद्दे पर सफाई देने लगी है उससे यह तो जरूर लगता है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को घेरने में सफल रही है। दूसरा, संविधान बचाओ नारे का मुद्दा बन जाना। अचानक पिछले 15 दिनों में देश में संविधान बचाने की बात दोनों पक्षों से होने लगी है। एक तरफ इंडिया गठबंधन यह नैरेटिव सेट कर रहा है कि बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए लगा रही है कि देश में बहुत से कानूनों को बदला जा सके। विपक्ष ने बहुत ही संगठित तरीके से इस बात को आम लोगों के बीच फैलाया। सीएसडीएस के सर्वे में भी यह बात सामने आई कि गाँव-गाँव में यह बात मुद्दा बन रहा है कि ईडी सीबीआई के जरिए सरकार मनमानी कर रही है। यहाँ तक कि विपक्ष ने भी यह बात फैलाई है कि अगर बीजेपी सरकार वापस आती है तो देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जनता इन बातों से प्रभावित हो रही है। तीसरा मुद्दा, जेडीएस नेता रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल। कर्नाटक में दूसरे चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले देश के पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते सांसद प्रज्वल रेवन्ना के सैकड़ों सेक्स सीडी वायरल होना। इन सीडी के वायरल होते ही रेवन्ना के घर की एक कुक ने रेवन्ना और उनके पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों महिलाओं के साथ इन वीडियो क्लिप को खुद रेवन्ना ने ही शूट किया था। इस घटना के सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने का भी फैसला किया है। बताया जा रहा है कि रेवन्ना जर्मनी भाग गए हैं। क्योंकि बीजेपी और जेडीएस कर्नाटक में एक साथ चुनाव लड़ रही है, इसलिए जाहिर है कि रेवन्ना को लेकर बीजेपी की किरकिरी होनी तय है। चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी के लिए तो मुश्किल होना तय है। इस बीच बीजेपी के एक नेता ने दावा कर दिया है कि उन्होंने जेडीएस अध्यक्ष को करीब 2976 सेक्स क्लिप की जानकारी वाला पत्र पहले ही भेज दिया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि इसमें देवगौड़ा परिवार के लोग शामिल है। सवाल उठता है कि यह सब जानते हुए भी भाजपा ने जेडीएस से आखिर गठबंधन किया क्यों? चौथा मुद्दा, एआईएमआईएम और बीएसपी नहीं बनी बीजेपी की बी टीम। जी हाँ, बीजेपी के लिए 2014 और 2019 के चुनावों में कभी बीएसपी तो कभी एआईएमआईएम के प्रत्याशियों ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाकर बीजेपी को बहुत सी सीटों पर लाभ पहुंचाया। पर इस बार असदुद्दीन ओवैसी और मायावती से इस प्रकार का फेवर मिलता नहीं दिख रहा है। विपक्ष इन दोनों नेताओं पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाता रहा है, पर इस बार ये दोनों फैक्टर गायब है। ओवैसी ने पहले कहा था कि वो यूपी में 34 और बिहार में 40 प्रत्याशी खड़ा करेंगे, पर अब एआईएमआईएम का केवल एक प्रत्याशी बिहार के किशनगंज में दिख रहा है। उसी तरह बीएसपी पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक करीब 1.5 दर्जन उम्मीदवार ऐसे खड़े किए हैं जो सीधे सीधे भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पांचवा मुद्दा, 400 पार का फील गुड। जी हाँ, बीजेपी का 400 पार का नारा उल्टा पड़ गया है। एक तो इसका संदेश ये गया कि बीजेपी को इतनी सीटें आती हैं तो यह सत्ता को निरंकुश बना सकती है। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कट्टर समर्थकों में इस नारे के चलते फील गुड जैसा भाव आ गया है। इसके चलते बहुत से लोग यह मानकर चलने लगे हैं कि बीजेपी जीत रही है। इसी भाव के चलते बहुत से बीजेपी के वोटर्स मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे। उन्हें यह लग रहा है कि भाजपा जीत रही है, उनके एक वोट न देने से क्या होने वाला है। बीजेपी के लिए यह बिल्कुल 2004 वाली बात हो गई, जब पूरे देश को लग रहा था कि एनडीए की सरकार की वापसी तय है। यहाँ तक कि उस समय विपक्ष ने भी सपने में नहीं सोचा था कि एनडीए की सरकार नहीं बन रही। बहुत कुछ वैसी ही सिचुएशन एक बार फिर बनती दिख रही है। छठा और आखिरी मुद्दा, राजपूतों की नाराजगी। राजपूत बीजेपी के हार्डकोर वोटर्स हैं, पर इस बार राजस्थान,
गुजरात और यूपी में इस समुदाय में असंतोष देखा जा रहा है। पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश में राजपूत बाहुल्य वाले गाजियाबाद और नोएडा सबसे कम वोटिंग परसेंटेज शायद इसी का सबसे बड़ा सबूत है। पहले चरण में भी मुजफ्फरनगर आदि में राजपूतों की नाराजगी स्पष्ट देखी गई थी। राजपूतों को मनाने के लिए यूपी में इसी समुदाय के 2 कद्दावर नेताओं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को पार्टी ने लगाया था, पर उसका कोई फायदा मिलते अब नहीं दिख रहा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 400 पार का दावा कर रही भाजपा का क्या होगा और कहीं नाउम्मीद दिख रही इंडिया गठबंधन 4 जून को बाजी ना पलट दे। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।